Good evening, everybody. Good evening on Digital Parliament. Today we have with us a very special guest. He has been in politics since a very young age. He comes from a very humble background. He has been a farmer's son and become an industrialist. And he's a three-time member of parliament from Jalore, Rajasthan. We would like to welcome Shri Devji Patel ji on Youth Questions Digital. Welcome, sir. Namaskar. So we would like to know about your political journey. मेरी हिंदी में चलेगा? जी बिल्कुल। वैसे मैं किसान परिवार से हूँ और एक गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर बिजनेसमैन बने 1976 में और तब से एजुकेशन वगैरह हमने बॉम्बे में लिया और वहां से जैसे एक एज के बाद में गांव हम जब आते थे तब हमने एक देखना शुरू किया कि यहाँ की जो पॉलिटिकल, जैसे हमारे यहाँ से आपको पता होगा फेमस सम्मानीय बूटा सिंह जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो वो 5 साल में शायद कभी कभार यहाँ आते थे। जब उनको लोग देखने जाते थे कि एमपी साहब हमारे यहाँ आए हैं, तो हमने भी एक ये सोचा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हमें लोकल भी यहाँ से कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे हमने सोशल एक्टिविटी हमारी यहाँ पे बढ़ी और उसी दरमियान मेरे फादर जब बॉम्बे गए थे 1976 में, तो वहां पे कोई भी बॉम्बे में आता, बॉम्बे में कहावत थी कि रोटला मिले पोटला नहीं मिले। मीन्स इसका मतलब ये था कि भाई खाने को तो मिल जाता था लेकिन वहां रहने को नहीं मिलता था। तो जो हमारी दुकान थी उस शॉप में ही लोग सोते थे। तो वो सोशल एक्टिविटी, ये सोशल एक्टिविटी सारी मिक्स करके एक छोटा सा प्रयास किया और 2009 में जब ये सीट रिजर्व में से निकली और जनरल सीट बनी, तो यहाँ से कुछ लोगों की डिमांड निकली कि भाई यहाँ के लोकल किसी को आप टिकट दीजिए। तब तक मेरे बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिशियन नहीं था, मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल नहीं था, हमारे परिवार में भी कोई नहीं था। लेकिन अचानक कोई ऐसे सर्कमस्टेंस बने और मुझे भाजपा ने टिकट दिया, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने और पुरुषोत्तम रूपाला साहब, ओम जी माथुर, इन लोगों ने और फिर वसुंधरा जी ने विश्वास जताया और एक जर्नी हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ की है वो शुरू हो गई। और जनता के आशीर्वाद से ये 3rd टर्म मुझे लोकसभा में जाने का ये मौका मिला और जनता की सेवा करने का मौका। So it is very encouraging for all we you to see your journey. आपने इतनी यंग एज में इतना सारा अचीव किया तीसरी बार। सर अभी कोविड का समय चल रहा है, इसमें आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में और राजस्थान के लिए भी क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? कोविड महामारी पूरे विश्व में आप सबको ज्ञात है कि इससे आज की तारीख में शायद कोई ना कोई परिवार कहीं ना कहीं से पीड़ित हुआ है। मैं ये कहूं कि मेरे घर में भी एक छोटी उम्र में मेरे छोटे भाई की वाइफ का देहांत अभी 15 दिन पहले कोविड की वजह से हुआ। मेरे फादर को कोविड हुआ। तो इस कोविड महामारी में जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और जो भी विभिन्न लोग थे सबने मिलके एक जनता को दिशा निर्देश, और जनता ने भी उसको माना, डॉक्टर्स ने जो हेल्प की उसमें एक काबिले तारीफ काम किया और हम अभी भी उससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में अगर मैं कहूं तो पहली वेव जब आई तब मेरा लोकसभा क्षेत्र है जालोर एंड सिरोही। इस जालोर एंड सिरोही लोकसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग प्रवासी है जो विभिन्न स्टेट में जाके वहां पे रोजगार कमाते हैं, वहां बिजनेस करते हैं। तो उनको फर्स्ट वेव में एक डर जैसा माहौल पैदा हो गया था कि हम हमारे घर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनको वहां से लाने के लिए पासेस की व्यवस्था, कई जगह पे जैसे गाड़ी है उनकी गाड़ी खराब वहां पे रोक दी है तो वहां खाने की व्यवस्था करनी हो,
या उनको कोई भी सपोर्ट वहां पे चाहिए, जैसे हमारे पास में कर्नाटक से फोन आते थे कि साहब मैं गांव में बैठा हूं और वहां पे राशन नहीं है, तो वहां के अधिकारियों से संपर्क करके उन तक राशन पहुंचाना, ऐसे कई प्रकार के कार्य जो थे वो पहली फर्स्ट वेव में हमने किए। फर्स्ट वेव में एमपी कोटे से भी हमने प्रशासनिक अधिकारी है उनको निर्देशित किया था कि आप वेंटिलेटर की एडवांस में खरीदी कर लीजिए, ताकि हमारे पास में वेंटिलेटर की कम से कम कमी नहीं है, क्योंकि ये जालोर सिरोही एक बैकवर्ड जैसा डिस्ट्रिक्ट अगर हम कहें तो उसमें कोई दो राय नहीं है, अभी हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर की यहाँ कमी। अभी जो दूसरी वेव आई, इस सेकंड वेव में जो इस वेंटिलेटर की हम चर्चा कर रहे थे वो ऑक्सीजन की ही कमी हुई। मुझे याद है पूर्व में ऐसा हमारे गांव में कहते हैं कि सांस की कमी पड़ेगी, और वो अभी शायद जो लोगों ने कहा वही हुआ है, ऐसा मैं क्योंकि ये मैंने महसूस किया। तो यहाँ पे जैसे हमने 2 करोड़ रुपए एमपी कोटे से प्रशासन को दिए कि आप सिलेंडर खरीदो, आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उसकी खरीदी करो, और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए आप उसको खरीदी करो। उसके साथ साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, उन दोस्तों से साथ में मिलके उनको हमने प्रोत्साहित करके हमारे यहाँ पे 6 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। 2 हमने मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे जो टेम्परेरी हम जिसको बोलते हैं 100 बेड के हमने यहाँ पे वो शुरू कर दिए, और उसके साथ साथ में मैंने खुद मेरे दोस्त के साथ में मिलके हमने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए, इंपोर्ट जो हमारे निजी पैसे से हमने किए, और वो भी हमने प्रोवाइड किए। गुजरात में जहां ऑक्सीजन के प्लांट थे वहां से हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवा के लोगों को उपलब्ध करवाए। जोधपुर में हमारा एम्स है, यहाँ उस एम्स में कई गंभीर जो मरीज हो जाते थे, तो हम लोगों ने वहां पे एडमिट करवा के उन लोगों को भी वहां पे ट्रीटमेंट करवाया, जिसमें कई लोग ठीक होके आ गए और कई लोगों को हमें नुकसान सहन करना पड़ा। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज जो थी वो कोविड के अंदर भी की, और आज मुझे बहुत एक शांति है कि अभी मेरे क्षेत्र में कोविड के केस भी कम हो गए, और कोविड के केस में जो एडमिट थे वो लोग सब ठीक होके घर पे जा रहे। सर, आपने इतना सारा जो काम किया, इसके लिए आपको कहीं पे CSR सस्टेनेबिलिटी के द्वारा कोई मदद आई है? नहीं, CSR जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा जो मित्र ने 6 प्लांट डाले, तो उसने उसकी खुद की फैक्ट्रियां, वैसे हम लोग बिजनेसमैन भी है किसान के साथ साथ, तो वो हम उसको CSR गिन लें, या फिर मेरी खुद की कंपनी जो है उस कंपनी से हमने यहाँ पे भोजन जो उपलब्ध करवाया, अभी भी जो वो चालू है, पर डे 700 से 800 लोगों का भोजन बना के होटल हॉस्पिटल तक हम पहुंचाते हैं, तो वो हमारी कंपनी का हम CSR गिन लेते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जिस इंडस्ट्रीज का CSR आए, क्योंकि ये बहुत छोटा कस्बा है। हाँ जरूर, पिंडवाड़ा में हमारे पास में 2 इंडस्ट्रीज है, JK और अल्ट्राटेक जो इंडस्ट्रीज है, वो उन दोनों ने कुछ पैसे से वहां पे 2 प्लांट जो लगाए ऑक्सीजन के, वो अभी हमने 2 दिन में ही शुरू किए हैं, तो वो जरूर उनकी कंपनी का CSR होगा जिसके माध्यम से वो किया। बाकी हमारे यहाँ पे भामाशाह बहुत है, और मेरे इस क्षेत्र के जो व्यापारी बार है वो CSR और इन सब की चिंता नहीं करते, वो एक ही रहते हैं कि जन्मभूमि पे आफत आई है तो हमें तुरंत वहां से पेमेंट रिलीज करना है, और जो भी जन्मभूमि पे जरूरत है वो जरूरत हम पूरी करेंगे। जैसे पहली लहर थी उसमें भी एक किट जो टेस्टिंग किट थी उसकी जरूरत हमें थी, तो हमने आह्वान किया कि हमें 15,000 किट चाहिए, तो 3 दिन के अंदर हमें वो किट उपलब्ध हो गई, क्योंकि हमारे जो व्यापारी बंधु है उनका भामाशाह के रूप में हमारे यहाँ बहुत सपोर्ट है। सर, आप जहाँ रह रहे हैं जालोर में, वहाँ पानी की काफी कमी है और स्लरी पाउडर जैसे और आदि चैलेंजेस है एनवायरमेंटल, तो उसे आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? आपने अच्छा जी बहुत अच्छा प्रश्न रखा, और ये प्रश्न जो है वो विकट हमारे यहाँ समस्या बनता जा रहा था। लेकिन इसके लिए मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो मैं बोलूंगा तो उसको पॉलिटिक्स लोग गिनते हैं। शुद्ध भाषा ये है कि इसके लिए नर्मदा का पेयजल हमने उपलब्ध करवाया। वो नर्मदा का पेयजल जरूर अभी पॉलिटिक्स इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैं नाम लूंगा वसुंधरा जी का, तो लोग बोलेंगे भाई ये पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन वसुंधरा जी ने ही नर्मदा का पानी
गुजरात से राजस्थान में लाया और नर्मदा कैनाल को जो शुरू किया था, जिसके माध्यम से हम पूरे जालोर डिस्ट्रिक्ट को नर्मदा का पेयजल उपलब्ध करवाने का एक हमारा जो प्रयास है, उसमें हम 50% सफल हो गए हैं। सिरोही के अंदर हमारा जो पानी था उसमें, जैसे आबू रोड मेरा बहुत बड़ा कस्बा है, तो बैसा सिंह डैम एक था जिससे इंडस्ट्रीज को पानी ना देके हमने 100% वो बैसा सिंह डैम जो है वो पीएचडी को दे दिया ताकि आबू रोड शहर को पूरा पानी दे सके। और वहीं हमने एक 300 करोड़ रुपए डाल के अप्रोक्स एक 32 नाला परियोजना हमने शुरू की, जो परियोजना अभी बहुत जोर से चल रही, जिससे हम सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पिंडवाड़ा और सिरोही को हम पेयजल से पीने का पानी देंगे, और जवाई बांध जिससे हम शिवगंज को पानी दे रहे हैं। कुल मिला के अभी जो ये हर घर जल योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, इस योजना के माध्यम से हम लगभग सारे गांव 2023 मेरे को तो 24 हमारा टारगेट है, लेकिन 23 तक हम पूरा कर लेंगे, जिससे सभी गांवों के अंदर ये पानी शुरू हो जाएगा। क्योंकि नर्मदा का जहां पाइपलाइन नहीं की, तो हमने क्या किया, उसमें एक एग्जिस्टिंग जो पाइपलाइन पीएचडी की थी उसके अंदर नर्मदा का कनेक्शन हमने डाल के उस पाइपलाइन के माध्यम से अभी हमने पानी गांव में जाने दिया, और जब दूसरा पाइपलाइन आएगा तो उससे जो पानी जाएगा वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो इन शॉर्ट टाइम 2024 तक हम सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा। और आपने एक ये विषय रखा जो स्लस का, इसके लिए हमने प्रयास भी किए हैं और उस प्रयास में कुछ हद तक हम सफल हुए। जैसे मेरे यहाँ पे जालोर जो है वो ग्रेनाइट नगरी में बहुत फेमस है, तो उस ग्रेनाइट नगरी के कारण वहां पे इसका जमाव बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमने कुछ इंडस्ट्रीज हम डेवलप कर रहे हैं जिससे ब्रिक्स बन रही है, और उस ब्रिक्स को हम लोग यहीं पे जो लोकल लोग हैं उनको मकान बनाने में या कहीं वॉल कंपाउंड बनाने में, उसमें हम उसका उपयोग धीरे धीरे करवा रहे हैं। एक वो आपको शायद पता होगा, इंटरलॉकिंग ब्लॉक आता है जो सड़क के जैसा ही होता है, तो हम उसकी भी हमने एक इंडस्ट्रीज वाले को तैयार किया है कि भाई आप ये ब्लॉक भी बनाओ, जिससे इसका बहुत हद तक हम उसका भी समावेश करके उसको भी हम खत्म करें, ताकि प्रदूषण मुक्त जालोर सिरोही करने के लिए पॉल्यूशन से हम मुक्त कर सकें। सर, इट्स अ वेरी कमेंडेबल वर्क जो वाटर स्कार्सिटी को आपने जैसे एड्रेस किया है और स्लरी बॉर्डर को। सर, इसके अलावा राजस्थान जो क्षेत्र है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप वुमेन को एम्पावर करने के लिए, और खास करके जब कोविड का समय चल रहा है तो काफी सारे महिलाओं पर भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको आपने स्ट्रेंथन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? हमने इसमें विभिन्न एनजीओ जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव में हम जागरूकता अभियान जैसा, और प्लस लोगों के साथ में मीटिंग करके उन लोगों को हम सबको एक ही बात बता रहे हैं कि जो जहां भी महिला, जिस बहन बेटी पे अत्याचार हो रहा है वो हमारी बहन बेटी है, और हमारी बहन बेटी पे अत्याचार अगर हमारा कोई भी बच्चा करता है तो हमें उससे जागरूक रहना है कि नहीं ये मेरा बेटा है और करे, वो नहीं, हमें जागरूकता फैलानी पड़ेगी। और उसी के माध्यम से दूसरा, हम पुलिस प्रशासन को हमने एक रिक्वेस्ट की है कि आपकी गश्त बढ़ाइए आप, तो पुलिस प्रशासन भी उसमें गश्त बढ़ा रहा है, और ये जो सामाजिक लेवल पे जो कार्य हम कर रहे हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारे जो अपराध है उस अपराध पे अंकुश लाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूर इस चीज को मैं कहने से संकोच नहीं रखूंगा कि 100% सफलता सब जगह पे नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि सामाजिक जो सिस्टम है, जो हमारे यहाँ का संस्कार और हमारे यहाँ की संस्कृति है, उसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। हम जो हमारे धर्म गुरु है, उन धर्म गुरुओं के माध्यम, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कल्चर है, धर्म का कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो जहां भी मंदिर है उन मंदिर में हम लोग धर्म गुरु के माध्यम से एक मैसेज दिलवाते हैं कि भाई ये सब नहीं करना चाहिए, और इसमें जो बच्चे लिप्त है या किसी को शंका है कि ये बच्चा कहीं बदमाशी कर रहा है, तो उस बच्चे का भी हम उसके माँ बाप से कहें। ऐसा करके हम इसको कंट्रोल करने की एक जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे विश्वास है जल्द ही इसमें सफलता मिलेगी। और इसके लिए एक बहुत जरूरी है बेटी को पढ़ाना।
तो वो भी हमारे यहाँ पे बेटियों को पढ़ाने का विषय जो है उसको भी अच्छे लेवल पे चल रहा है। अच्छी स्कूल्स यहाँ पे आई है जिससे बेटियां भी पढ़ रही है, और उसके माध्यम से भी ये आपराधिक जो गतिविधियां हैं इसको कंट्रोल करने में बहुत हद तक सफलता मिली। सर, आपके यहाँ जो इकोनॉमी है राजस्थान में, वो बहुत ज़्यादा टूरिज्म पे डिपेंड करती है, क्योंकि मैं राजस्थान में अपनी योजना से जुड़ा था। शुरू में मैंने उसे शुरू किया था, तो मैंने देखा कि जब तक आप गांव तक पानी ना पहुंचा दें, गांव में लाइवलीहुड के सॉल्यूशंस ना दें या उनको रोजी रोटी का ना करें, तो क्योंकि एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ जो हमारे बिजनेसमैन बाहर हैं वो हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं। मैं भी भोरका ग्रुप के साथ काम करता था, तो मैंने ये देखा कि जो राजस्थान में जो ये टूरिज्म का है, इसे आप कैसे रिवाइव करेंगे अब? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं आपसे शेयर करते हुए मुझे खुशी होगी कि माउंट आबू जो है वो मेरे क्षेत्र में है। ओके। जिसको हम राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। हमने यही प्रयास किया, और अभी परसों में वहीं पे था, तो वहां पे जैसे हमने मास्टर प्लान पहले लागू नहीं था, जिस कारण से वहां की होटल्स वगैरह जो है और वहां पे जो टूरिस्ट हमारे जो पॉइंट है बने हुए, जैसे अद्दर देवी का पॉइंट है, या वहां पे कोई भी अगर कार्य करना है तो हम नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो हमने पहला ही विषय वो रखा था, और उन्होंने बहुत उसमें इंटरेस्ट लेते हुए तुरंत प्रभाव से मास्टर प्लान लागू करवा दिया, जिससे हम उसको विकसित कर सके। दूसरा, एक मेरे पास में जालोर फोर्ट है। जालोर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक फोर्ट बना हुआ है, वहां पे जाने का रास्ता नहीं है, तो हमने वहां पे एक रोप वे का स्वीकृत हमने करवा दिया, जिसकी 9 करोड़ की सैंक्शन भी आ गई। लेकिन हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि उसका टेंडर अभी कोई भर नहीं रहा है, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उसकी राशि बढ़ाएं, ताकि राशि बढ़ेगी तो शायद कोई टेंडर में आए और वहां पे रोप वे लग जाए। एक मेरे यहाँ पे सुंदा जी का बहुत अच्छा मंदिर है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। साथ ही हमारे यहाँ एक 72 जिनालय बन गया, एक पावापुरी बन गए, और उसके साथ साथ में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अभी एक मेरे पास में नर्मदा का घाट हमने बनाया था। जब नर्मदा नहर आई तो वसुंधरा जी ने एक सोच रखी कि यहाँ पे क्यों ना एक मंदिर बनाया जाए, और उस मंदिर के ऊपर एक घाट बनाए, ताकि हमारे पूर्वजों की जो अस्थियों का विसर्जन भी है वो भी वहां, और एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट हम वहां पे बना सके। तो वो पॉइंट भी बनाया। तो कुल मिला के मेरे जालोर सिरोही जिसकी मैं अगर बात करूं, तो इसमें ये टूरिस्ट, जैसे ब्रह्म कुमारी का हेडक्वार्टर हमारे माउंट आबू में है, और मेरे पास में ही अंबाजी का बहुत बड़ा धाम है गुजरात, जो 20 किलोमीटर मेरे वहां से है। तो ये सर अभी हमारा एक प्रयास जरूर ये चल रहा है कि हम आबू रोड में या सिरोही में एक हवाई पट्टी का निर्माण, जो हमारे पास में हवाई पट्टी है उसको परमिशन मिल जाए, तो फ्लाइट्स अगर हमारे वहां उतरेंगे तो उससे भी टूरिस्ट हमारा बढ़ेगा। और यहाँ के जैसे होटल की अगर मैं बात करूं, तो मेरे सांचौर के अंदर एक बहुत अच्छी होटल बन गई है। अब हमारे जालोर में पहले से होटल थी, लेकिन वो ठीक करनी बाकी है। दूसरे जो छोटे छोटे होटल्स है वो भी हमारे यहाँ है। तो जो टूरिस्ट वाला विषय है उसको लेके हम लोग प्रयासरत हैं, और इसमें जरूर हमारा ये प्रयास रहेगा, जितना ज्यादा नक्की ले गए तो नक्की में जितनी ज्यादा सुविधा होगी उतना अच्छा हो जाएगा। सुंदर जी के पास में हमने कैमल सफारी हमने शुरू कर दी, तो उसमें टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम डेवलप कर रहे हैं, और जल्द ही हम टूरिस्ट वाले मामले में, क्योंकि टूरिस्ट के ऊपर हमारा बेस बनाने का हम भी सोच रहे हैं। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी डॉक्टर। Thank you, sir. Dr. Sushil, would you like to ask a question? क्या आप कुछ सवाल रखना चाहेंगे? Yes. पटेल सर, आपने काफी अच्छे कार्य किए हैं कोविड के टाइम में स्वास्थ्य के लिए, टूरिस्ट के लिए भी काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। आपका क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयासरत है, लेकिन अभी भी काफी पीछे है। एट लार्ज अगर हम देखें तो राजस्थान भी, और राजस्थान में भी आपका विशेष रूप से क्षेत्र, तो अभी आप पिछले 2009 से 2009, 2014, 2019 ये आपका थर्ड टर्म है। तो आपने अपने क्षेत्र में और इन जनरल राजस्थान में शिक्षा को उन्नत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? मेरे क्षेत्र में
आपने शिल जी बहुत अच्छा प्रश्न कहा, और मैं बताना भी चाहूंगा और मुझे खुशी होगी कि एक तो सीबीएसई स्कूल मैंने खुद ने चालू कर दिया, जब मैं एमपी बना उसके बाद में चालू किया है, जिससे सीबीएसई स्कूल में 1000 की स्ट्रेंथ में बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक स्कूल मेरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो मैं गांव में बना रहा हूँ, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट में हमने मॉडल स्कूल शुरू करवा दिए, हर तहसील लेवल पे एक मॉडल स्कूल शुरू हो गया। और उसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय केवी जो है वो मेरे माउंट आबू में था, जैसे सिरोही डिस्ट्रिक्ट, मेरे 2 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो माउंट आबू में हमारे को एक समस्या ये होती थी कि भाई वहां पे जाके किसी बच्चे को रखना तो हॉस्टल भी महंगा पड़ता था, और गरीब का बच्चा या कोई ऑफिसर्स का बच्चा तो वो नहीं रह पाता। तो हमने यहाँ एक प्रयास किया, और उस प्रयास में मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्मृति ईरानी जी को, क्योंकि जब इंडिया में स्मृति ईरानी जी मंत्री बने तब उन्होंने 2 स्कूल पास किया था, एक तेलंगाना में और दूसरा मेरे क्षेत्र में जालोर में, जो बनके 21 करोड़ की लागत से तैयार हो गया। मेरे सभी विधानसभा लेवल पे, पहले कॉलेज नहीं थी, अब हमने हर विधानसभा लेवल पे एक एक कॉलेज चालू कर दी जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सके। अभी हमारा प्रयास यही है कि हम तहसील में जो एक कोई विधानसभा हमारी है जिसमें 2 तहसील लगती है, तो अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप यही है कि हम लोग वहां तक भी पहुंचे, और जवाहर नवोदय विद्यालय जो मेरे 2 लोकसभा क्षेत्र 2 डिस्ट्रिक्ट में एक एक है, उसको भी एक हम बढ़ाए ताकि उसमें भी हमारे बच्चे पढ़े और एजुकेशन में ये बच्चे आगे बढ़े और इनको अच्छा एजुकेशन मिले। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि कॉलेज का, तो कॉलेज में हमारे यहाँ क्या है, बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजने में लोग आज भी झिझक कर रहे हैं, कई जगह पे ऐसी समस्या आ रही है। तो हम लोग भामाशाह और उनके मदद लेके एक चैरिटी कॉलेज भी हम शुरू करवा रहे हैं जो बच्चियों का है। जैसे पहल मैं ही शुरू कर रहा हूँ, मेरी जो स्कूल बना रहे हैं हम वहां पास में हम सिर्फ बच्चियों की कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें बच्चियां पढ़ेगी और वो बच्चियों को उनके घर से लाके वापस ले जाने तक हमारी गाड़ियां जाएगी, और उसी बस के माध्यम से वो बच्चियों का आवागमन, ताकि उनको सेफ्टी मिले, उनको सिक्योरिटी मिले और वो बच्चियां पढ़ सके। ये एक हमारा प्रयास। इसके साथ साथ में हमने पिंडवाड़ा के अंदर आदिवासी क्षेत्र जो मेरा है, मेरे वनवासी भाइयों के लिए वहां पे भी हमने एक रेसिडेंशियल कॉलेज और स्कूल शुरू करवा दिया, जो अभी कार्यरत है, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए आई थी। और दूसरे भी हमने स्कूल जो है वो वहां पे सैंक्शन हम करवा रहे हैं, और टीएसपी भी पिंडवाड़ा को घोषित करवा दिया। तो उस टीएसपी के माध्यम से भी वहां के बच्चे जो है, उन बच्चों को कम पैसे में अच्छी एजुकेशन वहां मिल सके। ये हमारा जो प्रयास है, इसको हम आगे सफलतापूर्ण बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपने वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से एक बार विशेष रूप से मुलाकात करके आग्रह किया था, आपके क्षेत्र में डेयरी काफी अच्छा है और डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सभी को हर प्रकार के टैक्सेस से मुक्त किया जाए जी। इसमें अभी तक क्या प्रगति है? इसमें ऐसा है, डेयरी के प्रोडक्ट्स, जैसे मेरी एक ही इच्छा थी कि दूध जो है, मिल्क, वो कृषि से जोड़ा जाए, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स लॉ मिल्क के ऊपर ऐसा कोई विषय नहीं था कि वो दूध को हम कृषि से जोड़े। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको कृषि से जोड़ दिया है, और मेरे क्षेत्र में जो दूध उत्पादन हो रहा था, जैसे सिरोही और जालोर के अंदर, हम अभी 2 लाख लीटर दूध बनास डेयरी को हम दे रहे हैं। बनास डेयरी के सेंटर मैंने मेरे क्षेत्र में हर जगह पे खुलवा दिए, और मैं अगर ये कहूंगा तो आप ये कहेंगे कि हर चीज से आप कैसे जुड़ रहे हैं। मैं खुद किसानों के लिए बनास डेयरी से हमने एक टाई अप किया है, और उस टाई अप के माध्यम से मेरे क्षेत्र में बनास का चिलिंग सेंटर हम डाल रहे हैं, जिसमें हम 2 लाख लीटर की कैपेसिटी पे दूध यहीं पे चिलिंग करेंगे और उसको बनास डेयरी को देंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। और हर गांव में बनास का एक सेंटर खुलेगा, और वो भी बनास का सेंटर जो दूध देगा उसको डायरेक्ट बैंक से हम पैसा देंगे, ताकि बीच में बिचौलिए का जो विषय है उस विषय को हम खत्म कर सके। और जो मेरी बहनें हैं वो दूध देके, अगर एक भी भैंस रखती है वो, और सुबह शाम 5-5 लीटर भी दूध देती है, उनके घर का सारा संपूर्ण खर्चा उस दूध पे निकल सकता है। तो उस क्षेत्र में भी, जैसे मोदी जी ने एक मंत्र दिया था मुझे, मैं वैसे अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरा परिवार वहीं रहता है, तो हम वहां सुनते थे, तो मोदी जी का मंत्र था कि जमीन जो है उस जमीन को 4 भागों में विभाजित कर लीजिए और श्वेत क्रांति की ओर आप बढ़िए। तो उस श्वेत क्रांति की ओर मेरा डिस्ट्रिक्ट बढ़ रहा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में आज हर घर में आपको एक गाय भैंस जरूर मिलेगी,
और आपने शायद सुना होगा विश्व की सबसे बड़ी जो गौशाला है वो गौशाला भी मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूरी पे है, जिसमें हम गाय का शुद्ध घी और गाय का दूध वगैरह सब यहाँ पे हम उत्पादन कर रहे हैं। तो ये जो सारे विषय कृषि से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उन विषयों को लेके हम चल रहे हैं। और इन शॉर्ट टाइम में हमारे यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र में हम जितना आगे बढ़ेंगे शायद आसपास के डिस्ट्रिक्ट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नर्मदा का पानी आने से हमें जीवन दान मिला और हमारे किसान बहुत अच्छा उत्पादन। मैं सोच रहा था कि आप तीसरी बार लगातार एमपी बने हैं, अभी आपने जो अपने कार्य बताए हैं, जो कार्य आपने किए हैं उनको मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम फिर से एमपी बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आप एमपी बनेंगे तो 4th टाइम एमपी बनने से आप मिनिस्टर भी बनेंगे। मिनिस्टर बनने पर आप अपने क्षेत्र के लिए, और चूंकि आप राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर हैं, तो आपने अभी जो बनास डेयरी का नाम लिया है वो गुजरात में है और उससे आपने काफी अच्छा इंटीग्रेशन किया है। तो एज ए मिनिस्टर जब आप बनेंगे तब क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं एमपी हूं और मैं एमपी तक अभी सीमित हूं, बाद की बात बाद में सोचेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना आपको भूल गया कि मैंने यहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र भी सैंक्शन करवा दिया है, जिसके लिए लैंड भी हमने अलॉट करवा दी और कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारा जल्दी खुल जाएगा। ये भी चीज मेरी जो उसमें रह गया, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि अभी हर्षा जी ने कहा और मैं आके सीधा आपके यहाँ सामने बैठ गया, इसलिए ज्यादा बायोडेटा लेके नहीं बैठ पाया। लेकिन जैसे हाईवेज वगैरह सारा मेरे यहाँ पे, मैं आपको और डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा, एक बार माउंट आबू आप पधारिए, हर्षा जी साथ में आइए, और भी जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनको भी कहूंगा एक बार हमारी मेहमान नवाजी देखिए आप यहाँ पे। आपको पता चलेगा कि धरातल पे जो लोगों के बीच में जो कार्य हो रहे हैं, हमारे वनवासी क्षेत्र में जो हमारे बंधु बहुत पीछे थे, उनके पास में हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके वहां पे हमने मोबाइल पहुंचा दिए। ये सारे कार्य जो हुए हैं वो एक पिछड़े क्षेत्र को बाहर निकालने में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड हमें आज तक नहीं मिला था, उस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में हम जुड़ गए हैं। हम पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं, हम एक साइड में गुजरात से लगे हैं, एक साइड में हम पूरे राजस्थान से। हमारा एक मतलब वैसी परिस्थिति, लेकिन उस परिस्थिति में भी अभी की तारीख में हमारा जिला जो है वो बहुत आगे बढ़ा है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मेरा जालोर सिरोही मेरा परिवार है और इस परिवार को बुलंदियों तक ले जाने के लिए जितने भी प्रयास करने पड़ सके वो प्रयास मैं करूंगा और अंत तक इसको एक डेवलप, जो इन्होंने कहा पिछड़ा, उसमें से हटा के डेवलप डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम शुमार करेंगे। और आज भी मुझे कहते हुए हर्ष होता है, स्टील मार्केट में, स्टेनलेस स्टील और स्टील मार्केट जो है, उस स्टील मार्केट में 90% अगर कोई सबसे ज्यादा व्यापारी है ऑल ओवर इंडिया में तो वो हमारे हैं, मेरे क्षेत्र से। इसलिए मुझे वो बहुत खुशी है कि मेरे क्षेत्र के लोग हर जगह पे हैं। और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर आप कहीं भी बड़े कस्बे में बोलेंगे, मेरे क्षेत्र के लोग वहां जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपका दृष्टिकोण जालौर के लिए और राजस्थान के लिए क्या है? मेरा दृष्टिकोण जालौर और सिरोही जैसा मेरा लोकसभा क्षेत्र है और राजस्थान मेरा स्टेट है। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के मित्र हैं, उनको यहीं पे रोजगार उपलब्ध हो, हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, हर विधानसभा लेवल पे अच्छा हॉस्पिटल मिले, और जो कृषि का जैसा अलग अलग ब्लॉक्स होता है, मेरे जैसे एक मेरा क्षेत्र है रेवदर, रानीवाड़ा का एक पार्ट है जो सुंदा जी, वहां पे टोमेटो का उत्पादन ज्यादा है, तो वहां पे टोमेटो को रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री लगे जिससे वहां के लोगों का वहीं पे खपत हो और वहां के लोग वहीं सुखी। पलायन अगर हम यहाँ से बंद होगा तभी जाके हम सोच पाएंगे कि एक समृद्ध जिला और एक समृद्ध स्टेट हम बना पाएंगे। क्योंकि ये जो पलायन यहाँ से जो जा रहे हैं उनमें वापस जब वो आते हैं तो ये जो अफरा तफरी के जो माहौल बनते हैं, वो रोजगार ही यहाँ अगर उपलब्ध हो जाता है तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको कई चीजों में, कई क्षेत्र में, कई गांवों में आपकी स्कूलें होनी चाहिए। वो सब कब मिलेगा? जब यहाँ से पलायन रुकेगा, और पलायन रोकने के लिए एक ही जरिया है, रोजगार हमें यहीं बढ़ाना पड़ेगा। राजस्थान में एक समस्या जरूर हमारे यहाँ है, वो समस्या है 5-5 साल वाली, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी।
और गुजरात के अंदर मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि लोग कहेंगे, आपका चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देखेंगे वो कहेंगे ये राजनीति कर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ये राजनीति नहीं है। गुजरात का मॉडल मैंने देखा है। मैं मेरे परिवार के साथ में जब गोधरा कांड हुआ था तभी भी मैं वहीं था, और उस गोधरा कांड के बाद में जो हमारा वहां पे जो ग्रोथ हो रहा था, उस ग्रोथ में जो शांति से फिर ग्रोथ होना शुरू हुआ, वो ग्रोथ मैंने देखा है। इसलिए एक ही सरकार अगर कंटिन्यूस चले, और नेचुरल है, मैं मेरी सरकार की बात करूंगा, अगर भाजपा को कंटिन्यूस मौका मिलेगा तो 100% हम आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते जाए। थैंक यू सर। सर, डिजिटल पार्लियामेंट हमने जो ऐप बनाया है वो पॉलिटिकल लीडर्स को मासेस से और यूथ से कनेक्ट करता है। आज के समय में आप ऐसे एप्स में क्या क्या फीचर चाहेंगे तो आपको और जनता को सुविधाजनक हो? ऐप्स तो आपका बहुत अच्छा है। मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आपने एक अच्छे ऐप के जरिए सबसे इंटरेक्ट करने का सबको मौका मिल रहा है। एक विषय जरूर मैं आपके ऐप के जरिए से युवाओं को और उनको निवेदन करूंगा कि जो अच्छे सुझाव है वो अच्छे सुझाव आपके ऐप में ये होना चाहिए कि भाई जो भी ये सुझाव दे वहां तक आपका ऐप ऑटोमेटिकली बाय मेल जैसे कुछ जो पॉलिटिशियन है वहां तक पहुंचे, और जो भी पॉलिटिशियन आपके इस ऐप के जरिए लोगों से जुड़ते हैं उनसे जरूर मैं ये चाहूंगा कि वो निस्वार्थ भाव और पार्टी पॉलिटिक्स से हटके जो सुझाव है लोगों के, उन सुझावों पे हम गौर करें, और लोग हमें जो सुझाव दे वो देश विकास में और क्षेत्र के विकास में अच्छा कारगर साबित हो, ऐसे सुझाव देने चाहिए। और यूथ से जरूर निवेदन करूंगा, आजकल ये जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स जो चलती है उस पॉलिटिक्स से उनको थोड़ा दूर रह के अच्छे जो कार्य है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इसका अच्छे कार्यों में उपयोग जरूर हमें लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग छीटाकशी के लिए नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एक जरिया है कि हम समाज में अच्छे मैसेजेस दें, और जिसके जैसा भी आपने महिलाओं वाला जो विषय रखा, उस विषय में मैं सोशल मीडिया को भी बड़ा गुनहगार भी कहूंगा, मैं ये नहीं कि नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके माध्यम से भी कई बार नुकसान हो रहा है। अभी जैसे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया कि इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक कानून बनाया, जो ये भी आपने भी देखा होगा, वो उस कानून से डरने लगे। ट्विटर बोल रहा है कि मैं उस कानून को नहीं मांगा, लेकिन ये जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उन अच्छे कार्यों का भी हमें इसके माध्यम से उपयोग करना चाहिए, जिससे भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने, और हमारा भारत वैसे संस्कारी भारत है, संस्कार और संस्कृति ये दोनों चीज हमारे से जुड़ी हुई है, और इन दोनों चीजों को लेके हमें चलना चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छे भारत का जो महान भारत है उसका सपना जो हम देख रहे हैं वो सपना जल्दी हम पूरा करें। धन्यवाद सर। एनी कोई आखिरी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए और आगे जो रिकॉर्डेड देखेंगे? नहीं हर्षा जी, आखिरी नहीं है। मैं आपके इस ऐप पे 2-4 बार हो रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। और मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा। मैं सुशील जी को, डॉक्टर साहब को और सभी व्यूअर्स को धन्यवाद दूंगा। मैं जरूर ये कहूंगा कि इस ऐप के माध्यम से अच्छे हमारे जो विचार है उसका आदान प्रदान करने का ये जो माध्यम बन रहा है, इसको हम आगे बढ़ाएं। और दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस ऐप के माध्यम से जुड़ के जो हमारे में कमियां हैं उसके बारे में भी हमें बताइए, और जो अच्छे विकास के कार्य करने हैं उन विकास के कार्यों को हम कैसे करें, आपके सुझाव भी हमें दीजिए, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही हैं। हम कोई अलग से ऊपर से उतरे हुए लोग नहीं है, हम भी आपके बीच में से आके, जरूर जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता ने वोट दिया, इस वजह से हम इस पद पे बैठे हैं। एक सेतु का काम कर रहे हैं, जनता और सरकार के बीच में सेतु का अगर काम करने का कोई वर्क है तो वो एमपी है कि भाई यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव 20 लाख लोगों का होके वहां जाके मैं बात रखूं, तो आपके जो सुझाव होंगे उस सुझावों के माध्यम से देश का हम अच्छे से ग्रो कर सकेंगे, हम देश को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपका ऐप जो है, उस ऐप के सभी दर्शकों को मैं निवेदन करूंगा कि आपके अच्छे जो भी सुझाव हो आपके ऐप के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं, हम उसको लोकसभा में रखेंगे और लोकसभा में उस सुझावों के ऊपर कार्य करके लोगों की सेवा करने का हमें अच्छा मौका। सर, अभी एक सवाल आया है रिंटू जी से, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो? ये रिन्यूएबल एनर्जी और सोलार, विंड, वेस्ट, सर्कुलर एनर्जी के बारे में जानना चाहेंगे, अगर आपके वहाँ कुछ काम हो रहा होगा। हाँ,
बता दो अभी। मेरे यहाँ पे सोलर एनर्जी के बारे में हमने एक वेस्ट से एनर्जी बनाने का प्लांट हमारे यहाँ पे डाला हुआ है। 2 प्लांट है, एक जालौर में है, एक सिरोही के अंदर है, जिसमें हमारे यहाँ बबूल की बहुत खेती होती है। उस खेती के माध्यम से जो बबूल है या जो जैसे जीरा है उसका जो वेस्ट है, उस वेस्ट से हम पावर बना रहे हैं, उस पावर को हम दे रहे हैं। उसके अलावा सोलर से हमने जितने भी कृषि हमारे कनेक्शन है उसमें हम प्रयास यही कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम हम लगाएं। जैसे मैं एक किसान का बेटा हूं, मेरे खुद के खेत है, तो उसमें भी हम सोलर से कार्य कर रहे हैं। और रूफटॉप सोलर जो है वो घरों के ऊपर लगा के उस सोलर से हम बिजली जो है वो घर में इन्वर्टर जो आए हैं उसमें भी लेते हैं और विद्युत विभाग को भी देते हैं, ताकि उनको मीटर से मीटर उनको उसमें एडजस्ट होके उनका बिल कम हो। इस बारे में हम आगे बढ़े और अभी ये कार्य हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से चल। जी थैंक यू सर। रिंटू जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हेलो, हाँ सर। नमस्कार जी। नमस्कार। एक्चुअली हमारा एक रिलेशन था वेस्ट टू एनर्जी से रिलेटेड, आप जो बोल रहे थे उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ पे जीरे की फसल होती है। मैं थोड़ा आपको बता दूं, एक बबूल का पेड़ आता है, आपको शायद पता होगा। वो बबूल का पेड़ कहीं पे भी ऑटोमेटिकली जब बारिश होती है तो बबूल का पेड़ आ जाता है और वो किसी काम का नहीं है, वो पशुओं के भी काम का। तो वो बबूल का पेड़ और ये जो जीरे और गेहूं का जो फराली जैसे पंजाब में जलाते हैं, तो ये जो भी जितना भी वेस्ट है वो हमारे यहाँ पे कंपनी है, वो कंपनी खरीद के उसको जला के उसमें से एनर्जी बनाती, विद्युत बनाती है। और विद्युत को हमने लाइन से 32 केवी से जोड़ दिया है, तो जिससे जितनी भी विद्युत बनती है वो हमारे गाँव में हम सप्लाई करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू आपका इतना कीमती समय हमें देने के लिए और हम सबसे बात करने के लिए समय निकालने के लिए वी हाईली अप्रिशिएट। और आगे भी आपको हमारी तरफ से काफी सारी शुभकामनाएं। हम जो इस तरह भी आपको मदद कर सकते हैं और युवा जैसे आपको जोड़ सकते हैं, हमें बताइए। थैंक यू। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब और सुशील जी को जो आमंत्रण दिया माउंट आबू का, वो आप कभी भी बता रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सर, हम लोग आएंगे, हर्षा जी को भी साथ में लेके आएंगे और आप साथ में 2 दिन वहाँ हम लोग रुकेंगे और आपका क्षेत्र घूमेंगे। मैं आपको एक नंदगांव दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है यहाँ। जरूर। थैंक यू सर।